हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हिस्ट्री देखी, कंसेप्ट देखे, डेफिनेशन देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर देखे, क्वालिफिकेशन ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देखे, फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर देखे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। और हमने उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, उसमें हमने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया ये दो कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड कंसेप्ट उसका, एग्रो टूरिज्म। तो देखते हैं एग्रो टूरिज्म मतलब क्या। तो इन एन इंक्रीजिंगली messaging worlds, many peoples have a lost touch with the how their foods is a produce or the region where is organized। इनका कहना ये है कि अगर इंडिया ये कैसा कंट्री है कि जिसमें बहुत सारे फार्मर्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी लोग हैं कि जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट पा ली है। ऐसे बहुत से ऐसे एरिया है कि जहाँ पर क्या किए जाते हैं, फूड प्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत सारे एग्रो प्रोडक्ट किए जाते हैं। तो एग्रो टूरिज्म ऑफर्स टूरिस्ट a change to reconnect with the land and provide a hand-on experience with local foods। तो एग्रो टूरिज्म का यही मकसद है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये फूड कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये जानने के लिए बहुत से सिटीजन लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं और वहाँ के प्रोडक्शन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सभी कुछ जान लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं। इसके लिए वो कहा जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं बोलेंगे हम उन्हें, एग्रीकल्चर के एरिया में जाते हैं। तो एग्रीकल्चर के एरिया में जाकर उन्हें बहुत सारी सीख मिलती है कि कैसे हैंड ओवर करना चाहिए एग्रीकल्चर में, किस तरह से फूड प्रोड्यूस होते हैं। तो एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज इंक्लूड पैकिंग, फ्रूट टेंडिंग, बी मिल्किंग काउस एंड अदर एजुकेशनल प्यूरिसिटीज। मतलब उसी के साथ एग्रो टूरिज्म में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो मच्छी पालन होता है, बच्चे पालन होता है, काऊ वगैरह बहुत सारे केसेस होते हैं। जो कुछ एग्रो में जो कुछ भी फैक्टर्स आते हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं एग्रो टूरिज्म में। तो एग्रो टूरिज्म फोकस ऑन अ ट्रैवल दैट एम्पावरिंग टू लोकल कम्युनिकेटिंग बोथ द सोशल एंड इकोनॉमिकली। तो यही उनका एग्रो टूरिज्म का सभी फोकस किस पे है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग होना, और उसी के साथ उस प्रोडक्ट के साथ ही साथ फार्मर को भी बहुत सारी इनकम भी मिल जाती है। तो recognizing the needs to diversify their firms product and supplement their agricultural income, many farmers consider the agrotourism as well as one income option for the long term sustainability of their firms। इसी के साथ ही साथ एग्रो टूरिज्म अगर फोकस बढ़ गया लोगों का, तो एग्रो टूरिज्म की वजह से बहुत सारे लोग विजिट करने लग जाएंगे फर्म्स को। तो फर्म को विजिट करेंगे तो उसी के साथ फार्मर्स की भी इनकम बढ़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो देखते हैं कि एग्रो टूरिज्म को थॉमस ने किस शब्दों में उन्होंने एक्सप्रेस किया है। द स्मॉल लैंड होल्ड आर द मोस्ट प्रिस्क्राइब पार्ट ऑफ द स्टेट। एक छोटा सा फार्मर, एक छोटा सा लैंड ही बहुत सारे नेशन को क्या होता है, इंस्पायरिंग पार्ट होता है। मतलब ही जो स्मॉल फार्मर्स होता है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का, वही बहुत ही अहम पार्ट होता है स्टेट के लिए। यही थॉमस का कहना है। डेफिनेशन देखते हैं। एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंटल टू रूरल एरिया फॉर अ लीजर ट्रैवल्स एंड स्पेंडिंग। जो सिटी में रहने वाले लोग होते हैं, जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है कि उसके कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए या कुछ आराम करने के लिए वो कहा जा सकते हैं एग्रो टूरिज्म जा सकते हैं। ये उनके लिए बेस्ट आइडिया होते हैं, उसी के कहा जाता है एग्रो टूरिज्म, जहाँ पर लोगों को शांति और विश्रांति भी मिलती है। तो एग्रो टूरिज्म इज अ कमर्शियल इंटरप्राइजेस एट अ वर्किंग फर्म्स रिच or the organized or agriculture plant conducting for the enjoyment of the visitors, the generate supplements income for the owners। अगर जो कोई भी एग्रो टूरिज्म
का एक्सेप्ट कर लेता है, उस फार्मर की इनकम बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और उसी के साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ही बढ़ जाती है और लोगों का एंजॉय भी हो जाता है। एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र, तो देखते हैं हमारे महाराष्ट्र में किस तरह से एग्रो टूरिज्म किया जाता है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज अ pioneer state to develop and promote एग्रो टूरिज्म इन द कंट्री। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है एग्रो टूरिज्म में। इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल बेसिस ऑपरेट और द एक्टिविटीज टू ब्रिंगिंग विजिट एट द फॉर्म्स। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एग्रो टूरिज्म के एक्सेप्ट करने के बाद ही एग्रीकल्चर में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आ गई है। एग्रो टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ नीच, एग्रो टूरिज्म फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, नीच टूरिज्म भी कहा जाता है। दैट इज कंसिडर अ ग्रोथ इंडस्ट्री इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड इंडिया। बहुत सारे लोगों ने एग्रो टूरिज्म का एक्सेप्ट कर लिया है, जिस तरह से इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, इस तरह के बहुत सारे स्टेट ने क्या किया है, एग्रो टूरिज्म की एक्सेप्ट कर लिया है। Beside growing and spending selling product, there are many other important accepted as the managing ऑफ द फर्म बिजनेस। अगर कोई भी फार्मर्स अगर ये बिजनेस की तरह ले तो उसका सेलिंग भी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है। बिजनेस के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा बिजनेस भी फार्मर के लिए हो सकता है। बिजनेस प्लानिंग, फाइंडिंग लैंड्स, मैनेजिंग एम्प्लॉयज, रिकॉर्ड कीपिंग्स, adhering to regulations, insuring crops, and preparing for the rainy day and retirement all falls under the heading of the farm management। अगर फार्म्स मैनेजमेंट करना है तो आप सभी को कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको कुछ फार्मर के हिसाब से नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके हिसाब से प्लान करने आता होना ज़रूरी है, तो उसी के साथ आप फार्म मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ एक्टिविटी भी दी गई है। एक्टिविटी इन एग्रो टूरिज्म में देखते हैं तो फर्स्ट है आउटडोर। अगर आपको कुछ आपको अगर इस्टेब्लिश करना है एग्रो टूरिज्म अपने फॉर्म्स में, तो आप किस तरह से उनके मतलब जो लोग आपके यहाँ विजिट करने आने वाले हैं उनका मनोरंजन आप किस तरह से कर सकते हो। तो आउटडोर रिक्रिएशंस मतलब आउटडोर कुछ कैसे, जैसे कि ट्रैकिंग, फिशिंग, हंटिंग, इस तरह की कुछ फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी एग्रो टूरिज्म में की जाती है। एग्रो टूरिज्म में एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि किस तरह से आपने खेती करनी चाहिए, किस तरह से आप अपने खेती में बियाने पेर सकते हैं, उसके केयर कर सकते हैं। उसी के साथ इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए हुडा पार्टी, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉपुलर ये फेस्टिवल है इन महाराष्ट्र में। हॉस्पिटलाइज सर्विस, जैसे कि हम देखते हैं फर्म स्टेड या आउटफेटल सर्विस, इस तरह के ऑन फर्म्स डायरेक्ट सेल। और उसी के साथ लोग आपके यहाँ अगर विजिट करने आने लगे, एग्रो टूरिज्म मतलब आपके फर्म्स में विजिट करने आने लगे, तो आपके प्रोडक्शन में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ जा सकती है। तो हैप्पी कस्टमर विल डिफाइनिंग टर्म्स, दे विल ऑल्सो टेल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट दिस फर्म। फार्मर्स कैन बी एडेड वैल्यू टू योर गेस्ट एक्सपीरियंस बाय द ऑफरिंग देम अ रिफ्रेशमेंट। अगर आप भी कहीं घूमने के लिए जाते हो या पिकनिक के लिए जाते हो या एग्रो टूरिज्म जैसे प्लेस पर जाते हो, तो आपको अगर वो प्लेस अच्छी लगी, वहाँ की फैसिलिटी अच्छी लगी, अगर वहाँ जाकर कोई भी कस्टमर हैप्पी होता है तो वो ज़रूर चाहेगा कि वो फिर से वहाँ आए और उसी के साथ ही साथ वो उसके एडवर्टाइजमेंट भी करेगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, फैमिली में। वो बताएगा, उसके एक्सपीरियंस बताएगी कि उसे किस तरह से अच्छा लगा, उसने क्या क्या सीखा वहाँ जाके। तो लोगों के मन में उसके लिए इंस्पायरेशन हो जाएगी और उसी के साथ उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। विद द टाइम्स एंड क्रिएटिविटी फार्मर्स कैन बी एक्सपांड देयर रिएक्शंस इंटरप्राइजेस दोस फन entertaining activities such as conducting duly child classes और गेम्स। और अगर छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर उन्होंने कुछ गेम्स वगैरह अनाउंस किए या कुछ बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल की, कुछ क्लास अवेलेबल किए जिसके हिसाब से छोटे बच्चों को उसमें से कुछ सीखने को मिले, तो उसी के साथ ही साथ एग्रो टूरिज्म में बच्चे भी क्या कर सकते हैं, उनकी इंजॉय ले सकते हैं। इंजॉय लेने के साथ ही साथ वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताएंगे उनका एक्सपीरियंस और उसी के साथ उस फर्म की पॉपुलैरिटी या एग्रो टूरिज्म का जो भी कुछ डेवलपमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो देखते हैं एग्रो टूरिज्म का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये एक एग्रो टूरिज्म का सबसे बेहतर एग्जांपल है डी ड्रान। ये भी महाराष्ट्र का है, बहुत ही फेमस एग्रो टूरिज्म है। उसके बाद और एक देखते हैं
ये भी आपको बहुत ही इंजॉयमेंट देगा। यहाँ जाकर आप शांति भी पा सकते हैं। ऐसे बहुत ही सारे क्या है एग्रो टूरिज्म हमारे महाराष्ट्र में अवेलेबल है। तो एग्रो टूरिज्म को आप भी ज़रूर विजिट कीजिए और मैं भी करूँगी। तो इसी के साथ एग्रो टूरिज्म की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। आपको वहाँ जाकर बहुत सारा एग्रीकल्चर के हिसाब से आपको नॉलेज भी मिलेगा, कैसे क्या कुछ किया जाता है, और आपके मन को शांति और कुछ अलग रिफ्रेशमेंट भी मिल सकता है। तो एग्रो टूरिज्म की यही एक खासियत है। तो आगे देखते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप्स। तो इंट्राप्रेन्योर्स क्या होते हैं? तो इंट्राप्रेन्योर्स के बारे में मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, उसके हिसाब से आपको उस दोनों में का इंट्राप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। इंट्राप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स में सबसे पहला डिफरेंस है कि रिस्टोरेशन एंटरप्रेन्योर्स होता है और इंट्राप्रेन्योर्स क्या होता है, डेवलपमेंटल होता है। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, बिजनेस को डेवलप करते हैं, और इंट्राप्रेन्योर्स क्या करते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि एन एंटरप्रेन्योर्स इज एन एम्प्लॉय। एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और इंट्राप्रेन्योर्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है। और वो क्या करता है कि टू इम्प्लेट्स टू हिज ओन आइडियाज एंड क्रिएटिव आइडियाज, हिज आइडियाज आर प्रोडक्ट मेनी और मे नॉट बी अर्न इमीडिएट रिव्यू फॉर द कंपनी। और जो इम्प्लॉयज होते हैं, इम्प्लॉयज मतलब इंट्राप्रेन्योर्स जो होते हैं, इंट्राप्रेन्योर्स बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी हेल्प ही करते हैं। और उसी के साथ स्टिल द इम्प्लॉयज कीप्स रिव्यूइंग हिज सैलरी, और वो जो आइडिया देती है उनके लिए उन्हें सैलरी मिलती है। और जो एंटरप्रेन्योर्स होता है उसके जो आइडिया होते हैं उससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट बढ़ता है। Difference between entrepreneurs and entrepreneur that I take a later think a financial risk will the entrepreneurs does not have a invited and capital for the pick out। अगर हम ये देखें, जो इंट्राप्रेन्योर जो बिजनेस का ओनर है वो रिस्क लेता है, पर जो एम्प्लॉय होता है उसे कोई भी रिस्क नहीं होता। वो खुद कैपिटल बिजनेस में नहीं ऐड करता, पर जो ओनर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, इंट्राप्रेन्योर्स, वो जरूर बिजनेस में अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या करता है, कैपिटल इंक्लूड करता है। द कंपनी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो कंपनी को प्रोवाइड भी करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन? तो ओनर्स ऑफ द बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स। मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव अ डेडिकेट Many large organizations have a dedicated the resources and development of the department where employees can be encouraged your their creativity ability। ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए हमेशा एंटरप्रेन्योर्स हमेशा क्या करता है, अपनी कोशिश जारी रखता है। पर और उसको उसका क्या होता है, ट्रेस भी होता है। पर एम्प्लॉय जो होता है उसे कोई भी ट्रेस नहीं होता, उसके कोई भी बर्डन नहीं होता, उसके कोई भी प्रेशर नहीं होता कि बिजनेस के प्रॉफिट का क्या है। उसे सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो एक्टिविटी करता है, और एम्प्लॉय क्या करता है, सिर्फ बढ़ाने के लिए उसके लिए क्या करता है, प्रयास करता है। पर एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, और कोशिश के साथ ही साथ वो उसे बढ़ाने के लिए उसका कैपिटल डालता है, उसका प्रॉफिट जो होता है वो भी डालता है। सच एन आइडिया इनोवेट्स प्रोडक्ट में फिट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तब भी जाकर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉय की जरूर सैलरी भी बढ़ती है। तो इस तरह का एंटरप्रेन्योर्स का क्या होता है, फायदा होता है। मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप का डिफरेंस बताती हूँ। तो सबसे पहला है रिस्टोरेशन और डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलपमेंट होती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। कंपनी कल्चर मेजर चैलेंजेस, जो मेजर चैलेंजेस होते हैं कंपनी के, तो वो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसे हेल्प करता है, फेस भी करता है। और इंट्राप्रेन्योर्स क्या करता है, मार्केट के जो अगर कंपनी के 5 कंपनी हो तो उस 5 कंपनी में मार्केट के जो चैलेंजेस होते हैं तो वो कौन करता है, फेस एंटरप्रेन्योर्स करता है। और इंट्राप्रेन्योर्स कंपनीज रिसोर्सेस है, और एंटरप्रेन्योर्स ओन रिसोर्सेस होता है, वो ओन रिसोर्सेस उसमें और बिजनेस में डालता है। इंट्राप्रेन्योर डिपेंडेंट होता है एंटरप्रेन्योरशिप पे, पर एंटरप्रेन्योर्स खुद इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो स्वतंत्र होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता। यही इन दोनों का फर्क है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंट्राप्रेन्योर मतलब कौन? गिफोर्ड पिंचल इल कहते हैं,
The entrepreneurs are the dramaturgs who take a hand-on responsibility for the creating innovation for any kind within a business. बिजनेस में जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? एंटरप्रेन्योर्स की होती है। और उसी के साथ पीटर भी क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर उसे कहा जाता है जो एंटरप्रेन्योरशिप में वर्क करता है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस या एग्रो टूरिज्म का एंजॉयमेंट मिल गया हो तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम 4th चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर से सेटिस्फेक्शन मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।